वेलकम बैक टू ओलंपिक क्लासेस गाइस। चलिए शुरू करते हैं क्लास 9th में साइंस का पहला चैप्टर। उस पहले चैप्टर में हम क्या पढ़ रहे थे? पहले चैप्टर का नाम है आपका मैटर। क्या नाम है पहले चैप्टर का आपका? मैटर इन आवर सराउंडिंग्स। क्या नाम है? मैटर इन आवर सराउंडिंग्स, हमारे आसपास के पदार्थ। ठीक है, तो इसके बारे में बेसिकली हम लोग पढ़ क्या लिए थे? इसके बारे में हम लोगों ने थोड़ी सी चीजें पढ़ी थी, बहुत ज्यादा चीजें नहीं पढ़ी थी। क्या क्या पढ़ा था? पदार्थ किसे कहते हैं, मैटर किसे कहते हैं। फिर दूसरा ये देखा था कि हमारा जो शरीर है वो किन चीजों से मिलकर बना होता है। फिर हमने पढ़ा कि अणु किसे कहते हैं, परमाणु किसे कहते हैं, ये चीजें देखा। ठीक है, तो फिर हमने एक चीज और देखा कि ये दो एक्सपेरिमेंट किए। क्या किए कि जब पानियों के बीच में जब हम उनसे मिलाते हैं तो क्या होता है, उनके बीच में जगह होती है। ठीक है, जब पानी और नमक को मिलाते हो तो क्या होता है, वो पूरी तरीके से घुल जाता है। घुल जाता है कि नहीं घुल जाता? उसी को क्या कहते हैं कि ये किस में है, ये आपका उनके बीच में जगह होती है। ठीक है, ये एक्सपेरिमेंट किसको बताता है कि आपका पानी में कुछ न कुछ जगह मौजूद होती है जिसके कारण वहां पर नमक जाकर क्या हो जाता है, घुल जाता है। ठीक है, दूसरा एक्सपेरिमेंट क्या किए थे कि आपने पानी लिया था, ठीक है, और उस पानी पर पोटेशियम परमैंगनेट डाला था। तो पोटेशियम परमैंगनेट जब आप पानी में डालते हैं तो क्या हो जाता है, पानी का रंग जो है वो आपका रेड हो जाता है। कैसा हो जाता है? रेड हो जाता है। अब जैसे जैसे अब पोटेशियम परमैंगनेट आपने मान के चलो कि बहुत ही कम डाला था और पानी जो लिया था आपने 100 ml लिया था। ठीक है, अब उस 100 ml पानी को हमने अलग कर दिया जिस पर पोटेशियम परमैंगनेट डाला था। इसके बाद क्या करते हैं कि एक गिलास लेते हैं। ठीक है, एक ग्लास अलग से लेते हैं, उसमें 100 ml पानी 90 ml पानी लेते हैं। तो आप कहोगे कि 10 ml कहां गया? तो भैया 10 ml आपका उठाकर किससे लिए हैं? जो पहला वाला मिक्सचर तैयार किए हैं जिसमें पानी में पोटेशियम परमैंगनेट मिलाए हैं, तो उसका कलर जो लाल हुआ तो वहां से उठा करके किस में डाले हैं? 90 ml वाले पे। तो देखा कि अभी भी इसका पानी का कलर कैसा है? लाल है। ठीक है, फिर हमने क्या किया कि एक अलग गिलास ली, दूसरी गिलास ली, उस पर भी हमने 90 ml पानी रखा। ठीक है, अब जो है जो कम लाल वाला जो मिला है, जो बाद वाला जो मिक्सचर है, उससे 10 ml उठाकर किस में डालेंगे? अगले वाले पे। उससे 10 ml उठाकर कहां पर डालेंगे? अगले वाले पर। इसी तरीके से अगले वाले पर डालते चले जाएंगे तो आप देखोगे कि क्या कि पानी का कलर जो है धीरे धीरे घट तो रहा है, लेकिन इतना नहीं घट रहा है कि जितना मतलब पानी एकदम से सफेद दिखने लगे। तो इसका मतलब क्या हुआ कि अणुओं जो हैं, जो कण हैं, ये बहुत ही सूक्ष्म होते हैं, जो हर एक जगह क्या हो जाते हैं? फैल जाते हैं। ठीक है, तो देखो अब आपको लिखना है, हेडिंग डालिए, पदार्थ के कणों के अभिलाक्षणिक गुण। हेडिंग है पदार्थ के कणों के अभिलाक्षणिक गुण। ठीक है, इंग्लिश में क्या कहते हैं? प्रॉपर्टीज ऑफ पार्टिकल्स। ठीक है, प्रॉपर्टीज ऑफ पार्टिकल्स। इसमें पहली प्रॉपर्टीज क्या है कि पहला बात तो क्या है कि कणों का जो आकार होता है वो बहुत छोटा होता है। ठीक है, तो लिखो कणों का आकार अत्यंत सूक्ष्म होता है। अत्यंत सूक्ष्म होता है। ठीक है, क्या लिखोगे? कणों का आकार अत्यंत सूक्ष्म होता है। इसका मतलब क्या हुआ? द साइज ऑफ पार्टिकल इज वेरी स्मॉल। द साइज ऑफ पार्टिकल इज वेरी स्मॉल। ठीक है, सेकंड है क्या है कि ये जो कण होते हैं ना, ये जो कण होते हैं, जो पार्टिकल होते हैं,
इनके यदि एक ही पदार्थ के हैं तो इनके मध्य में क्या लगेगा, आकर्षण बल लगता है। क्या लगता है, आकर्षण बल लगता है। तो लिखो कणों के मध्य अंतरा आणविक बल, इसी को क्या कहते हैं, आकर्षण बल। आकर्षण बल कार्य करता है। क्या करता है, कार्य करता है। इंटरमॉलिक्यूलर forces, intermolecular force are acting between the particles। क्या लगता है, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स लगता है। अगला क्या है, ये तो हो गया कि कणों का आकार बहुत सूक्ष्म होता है, कणों के मध्य अंतरा आणविक बल लगता है। अगला क्या होता है कि कण हमेशा गति करते रहते हैं। तो लिखिएगा कण हमेशा गतिशील अवस्था में रहते हैं। गतिशील अवस्था में रहते हैं। किस में रहते हैं, गतिशील अवस्था में रहते हैं। पार्टिकल आर ऑलवेज इन मोशन, हमेशा गति करते रहते हैं। अगला क्या है, पदार्थ के कणों के मध्य, पदार्थ के कणों के मध्य रिक्त स्थान रहता है। रिक्त स्थान रहता है। पदार्थ के कणों के मध्य क्या रहता है, रिक्त स्थान रहता है। इसका मतलब क्या हुआ, इंग्लिश में आप इसे क्या लिख सकते हो, इन मैटर्स ऑफ द पार्टिकल, इन मैटर्स देयर आर space present between the particle। ठीक है, तो ये इसकी चार जो है मुख्य क्या है, गुण है। ठीक है, ये कणों के जो हैं, आपके अणुओं के, कण कह लो या अणु कह लो, अणुओं के ये चार जो है मुख्य गुण हैं जो मैंने आपको बता दिया है। ठीक है, आप इन्हें पहले नोट करो। तो चलिए अगली हेडिंग डालिए, विसरण। विसरण लिखिएगा, दो पदार्थों के कणों का स्वतः आपस में मिलना विसरण कहलाता है। विसरण कहलाता है। किसे कहते हैं विसरण? दो पदार्थों का आपस में मिलना
स्वतः आपस में मिलना क्या कहलाता है? विसरण कहलाता है। ठीक है, ये दो पदार्थ कौन कौन से? दो पदार्थों मतलब एक पदार्थ अलग होगा, दूसरा पदार्थ अलग होगा। बात समझ में आई? तो दो पदार्थों के कणों का आपस में मिलना क्या कहलाता है? विसरण कहलाता है। क्लियर हुआ? दो पदार्थों का आपस में मिलना क्या कहलाता है? विसरण कहलाता है। क्लियर? विसरण को इंग्लिश में क्या कहते हैं? डिफ्यूजन। क्या कहते हैं? डिफ्यूजन। 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 The intermixing of two different matters is known as diffusion। बात समझ में आई? क्या लिखा है? द इंटरमिक्सिंग। इंटरमिक्सिंग का मतलब आपस में मिलाना ऑफ टू डिफरेंट मैटर्स, दो डिफरेंट पदार्थों को आपस में मिलाना क्या कहलाता है? डिफ्यूजन कहलाता है। द इंटरमिक्सिंग ऑफ टू डिफरेंट मैटर्स इज नोन एज डिफ्यूजन। क्लियर कि नहीं? कि दो पदार्थों के कणों को आपस में मिलाना ही क्या कहलाता है? विसरण कहलाता है। एग्जाम्पल बताओ। तो जैसे एग्जाम्पल में क्या कर रहे हो? मिल्क एंड वाटर। मिल्क एंड वाटर यानी कि पानी और दूध। ठीक। दूसरा आप किसे मिला रहे हो? आप मान के चलो कि पानी और नमक भी हो सकता है कि नहीं? वाटर एंड सॉल्ट। नमक को क्या कहते हैं इंग्लिश में? सॉल्ट। वाटर एंड सॉल्ट। फिर ये भी तो हो सकता है पानी और शुगर, कि नहीं हो सकता? पानी और शुगर, तो वाटर एंड शुगर। ठीक है। अगला एक तरीके से यदि आपको कोई कह दे कि क्या जो चाय है वो विसरण है, तो दो या दो से अधिक पदार्थ के कणों का आपस में मिलना क्या कहलाता है? विसरण कहलाता है। टू और मोर देन थ्री मैटर्स which are combined together or intermixing together is known as diffusion। ठीक है, दो पदार्थ या दो से अधिक पदार्थ, ठीक है, दो या दो से अधिक पदार्थों का आपस में मिलना क्या कहलाता है? विसरण कहलाता है। क्लियर हुआ? जैसे यहां पर कोई कह दे चाय कह दे, ठीक है, टी या चाय कह दे, तो ये भी आपका क्या है? कोई कॉफी कह दे, तो ये सब क्या है? इसके उदाहरण है। ठीक है, विसरण समझ में आया? अब देखो क्या होता है कि जो आपके जो पदार्थ होते हैं, जो पदार्थों के कण होते हैं, वो हमेशा किस में होते हैं? गतिशील अवस्था में होते हैं। किस में होते हैं? गतिशील अवस्था में। तो जैसे आपने देखा होगा कि जैसे खिड़की कोई खुली है, धूप आ रही है, तो जब धूल के कण यदि देखते हो तो क्या होता है? वो हमेशा गति करते रहते हैं, इधर से उधर चलते हुए नजर आते हैं। इसका मतलब क्या है कि आपके जो पदार्थ हैं वो क्या कर रहे हैं? गति कर रहे हैं। जो आपके जो धूल के पार्टिकल हैं, डस्ट के जो पार्टिकल हैं, वो क्या कर रहे हैं? मोशन कर रहे हैं। ठीक है, क्लियर हुआ? तो इसका मतलब क्या कि जब मोशन कर रहे हैं तो एक दूसरे से टकराएंगे भी कि नहीं टकराएंगे? तो जब टकराएंगे तो क्या होगा? इनके अणुओं या कणों के बीच में क्या उत्पन्न होगा? गतिज ऊर्जा उत्पन्न होगी। क्या उत्पन्न होगी? गतिज ऊर्जा। और इनकी गतिज ऊर्जा क्या होती है? बहुत अधिक होती है। तो लिख सकते हो कि पदार्थों के कण गतिशील होते हैं, गतिशील होते हैं, अतः इनमें गतिज ऊर्जा होती है। क्या होती है? अतः इनमें गतिज ऊर्जा
होती है। ठीक है, द पार्टिकल ऑफ मैटर is in motion due to this it have kinetic energy क्लियर हुआ। गतिज ऊर्जा को क्या कहते हैं इंग्लिश में? काइनेटिक एनर्जी। ठीक है, काइनेटिक एनर्जी बराबर क्या होता है? हाफ mv²। लिखो गतिज ऊर्जा या काइनेटिक एनर्जी। क्लियर, ये बराबर होता है हाफ mv², जहां पर m क्या है? द्रव्यमान यानी मास है। क्या है? द्रव्यमान यानी कि मास। v क्या है? वेग है। क्या है? वेग यानी वेलोसिटी। ठीक है, इसका जो मात्रक होता है क्या हो जाएगा? मात्रक कह लो या यूनिट कह लो, ये क्या होता है? मीटर ये जूल होता है। क्या होता है? जूल। बात समझ में आई? नोट कर लो। अच्छा, जो m है ये किसका द्रव्यमान है? जो कण गति कर रहा है ये किसका द्रव्यमान है? जो भी गति कर रहा है उसका वेग है, उसका द्रव्यमान है। वेग किसका है? जो गति कर रहा है उसी का क्या है? वेग है। तो अब अगली हेडिंग डालिएगा, अंतरा आणविक बल। अंतरा आणविक बल, ये किसे कहते हैं? तो लिखिएगा, एक ही पदार्थ के कणों के मध्य लगने वाले बल को क्या कहते हैं? अंतरा आणविक बल कहते हैं। अंतरा आणविक बल कहते हैं। एक ही पदार्थ के कणों के मध्य लगने वाले बल को क्या कहते हैं? अंतरा आणविक बल। इसमें क्या जरूरी है? एक ही पदार्थ। ठीक है, इस बार पदार्थ अलग अलग नहीं होंगे। तो एक ही पदार्थ के मध्य लगने वाले अंतरा बल को क्या कहते हैं? अंतरा आणविक बल कहते हैं। इंग्लिश में इसे क्या कहते हैं? इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स। तो लिख सकते हो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स। The force acting on same particle, same matter of particle, same acting on between same matter of particles is known as intermolecular forces। intermolecular forces। ठीक है, किसे कहते हैं? एक ही पदार्थ के। ठीक है, तो एक ही पदार्थ जैसे मान के चलो कि एग्जाम्पल जैसे मैं बता रहा हूं,
तो जैसे ये रहा, ये पानी भरा हुआ, क्या भरा हुआ है, ये आपका पानी भरा हुआ है। तो यदि यहां पर ये जो बल लगेगा वो कहां पर लगेगा, पानी और पानी के बीच लगेगा। ये आपका मान के चलो कि ये क्या है, ग्लास है, ठीक है, कोई गिलास है, ये आपका क्या है, वाटर है, यानी कि पानी। तो जो ग्लास और ग्लास के बीच में लगेगा, ये कहां पर लगेगा, ये आपका ग्लास और ग्लास के बीच में लगेगा, ठीक है, ग्लास है, ग्लास के बीच में लगेगा, नहीं क्लियर, और वाटर के बीच में लगेगा। क्या ये है, वाटर और ग्लास के बीच में लगेगा, वाटर और ग्लास के बीच नहीं लगेगा, ठीक है। तो ये किसके मध्य लगेगा, इनके मध्य तो लगेगा, लेकिन इनके मध्य नहीं लगेगा। क्यों? क्योंकि ये जो पानी है ये अलग पदार्थ है, और जो ग्लास है वो क्या है, एक अलग पदार्थ है, ठीक है, बात समझ में आई। अब जो फोर्स है ना, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस को दो भागों में बांटा गया। कितने भागों में, दो भागों में। तो एक को यार देखो, इंग्लिश तो मुझे पता है, एक होता है एडहेसिव फोर्स। क्या होता है, एडहेसिव फोर्स। क्या कहते हैं, एडहेसिव, क्या कहते हैं, एडहेसिव फोर्स, ठीक है। इसका मतलब क्या होता है, यह किनके मध्य लगता है, दो किनके मध्य लगेगा, पहले तो ये सुन लो कि यह दो पदार्थों के मध्य लगेगा। किनके लगेगा, दो पदार्थों के मध्य लगेगा, और वो दो पदार्थ क्या होंगे, अलग अलग होंगे। क्या होंगे, तो उन्हें क्या कहते हैं, एडहेसिव फोर्स या इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस, जो भी कहना है कह लो। इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस क्या होता है, एक ही पदार्थ के लिए होता है, और ये क्या होता है, एडहेसिव फोर्स। एडहेसिव फोर्स का क्या मतलब है कि दो अलग अलग पदार्थों के मध्य लगने वाले बल को क्या कहते हैं, हाँ, तो इसमें लिखो द फोर्स एक्टिंग बिटवीन टू डिफरेंट surface of matters, surface of matters is known as adhesive force. अब एक आपने पढ़ा होगा ससंजक बल और एक असंजक बल ना, तो ये शायद असंजक बल है। क्या है, असंजक बल, असंजक बल, ठीक है। तो इसमें क्या लिखोगे कि दो विभिन्न सतहों के मध्य लगने वाला बल क्या कहलाता है, असंजक बल कहलाता है। क्या कहलाता है, लिख लोगे, दो विभिन्न सतहों के मध्य लगने वाला बल क्या कहलाता है, असंजक बल कहलाता है। अगला क्या है, कोहेसिव फोर्सेस। क्या होता है, कोहेसिव फोर्सेस, कोहेसिव फोर्स मतलब ससंजक बल, ससंजक बल। इसका क्या मतलब है, तो इसमें लिखोगे द फोर्स एक्टिंग between same type of particle, same type of particle, particle of same material या same matter, ये डबल टी है भाई, matter is known as cohesive forces, cohesive forces।
लिख गया ससंजक बल। किसे कहते हैं ससंजक बल? क्या लिखोगे कि एक ही, क्या लिखोगे, एक ही पदार्थ के मध्य लगने वाला, एक ही पदार्थ के मध्य लगने वाला बल क्या कहलाता है? ससंजक बल कहलाता है। क्या कहलाता है? ससंजक बल। एक ही पदार्थ के मध्य लगने वाला बल ससंजक बल कहलाता है। ठीक है, उतार लो इसे तो फिर आगे बढ़े। देख लो, एक महत्वपूर्ण नोट डाल के लिखो। क्या लिखोगे? जिन पदार्थ के अणुओं के मध्य, अणुओं या कणों के मध्य आकर्षण बल, आकर्षण बल यानी अंतरा आणविक बल, अंतरा आणविक बल जितना अधिक होगा, जितना अधिक होगा वह पदार्थ उतना ही सामर्थ्य होगा। सामर्थ्य यानी कि मजबूत होगा, मजबूत होगा। ठीक है, more the intermolecular forces, intermolecular forces between the particle of matter, more the strength, more the strength। मतलब यदि इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस, अंतरा आणविक बल जितना अधिक होगा उनके मध्य आकर्षण, मतलब आकर्षण बल जितना अधिक होगा वो उतने ही मजबूत होंगे, स्ट्रांग होंगे। ठीक है, जैसे अब मैं इनमें से बात करूं कि जैसे आपका आयरन है, एग्जांपल की बात है कर रहा हूं। ठीक है, आयरन, आयरन यानी कि लोहा, और आपकी बात हो जाए पानी यानी कि वाटर, तो किनके मध्य, किनके अणुओं के मध्य इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस ज्यादा स्ट्रांग होगा? लोहा के मध्य। क्यों? क्योंकि लोहा ज्यादा मजबूत होता है, तभी तो ये लोहा को काटना बहुत टफ चीज है। बात समझ में आई? तो लोहे के अणुओं के मध्य अंतरा आणविक बल अधिक होगा एज कंपेयर टू पानी के। तो कौन ज्यादा मजबूत होगा? लोहा। बात समझ में आई? चलो नोट करो। तो चलिए अब अगली हेडिंग डालते हैं, पदार्थ की अवस्थाएं, मैटर ऑफ स्टेट। हेडिंग डालिए, पदार्थ की अवस्थाएं। पदार्थ की अवस्थाएं यानी कि मैटर ऑफ स्टेट या स्टेट ऑफ मैटर, जो भी लिखना चाहो, मैटर ऑफ स्टेट या स्टेट ऑफ मैटर। पदार्थ की अवस्था। पदार्थ को क्लियरली कितने भागों में बांटा गया है? 2 भागों में। कितने भागों में? 2 भागों में। पदार्थ को कितने भागों में बांटा गया है? 2 भागों में। पहले लिख लो, पदार्थ को 2 भागों में बांटा गया है। ठीक है, मैटर इज डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट। मैटर इज डिवाइडेड इनटू
टू पार्ट। ठीक है, दो भागों में बांटा गया है। पहला है आपका ठोस। क्या है? ठोस यानी कि सॉलिड। दूसरा है आपका द्रव्य। क्या है? द्रव्य यानी कि फ्लूइड। कितने भागों में बांटा गया पदार्थ को? दो भागों में। क्या क्या है? पहला क्या है? ठोस है। दूसरा क्या है? द्रव्य है। दूसरा क्या है? द्रव्य है। क्लियर? पदार्थ को कितने भागों में बांटा गया है? क्लियर हो जाए, दो भागों में। कितने भागों में? दो भागों में। पहला कौन कौन सा है? पहला है ठोस, दूसरा है द्रव्य। द्रव्य है। द्रव्य को इंग्लिश में क्या कहते हैं? फ्लूइड। पहला क्या है? सॉलिड। क्लियर? अब आपके फ्लूइड को दो भागों में बांटा गया है। कितने भागों में? दो भागों में। फ्लूइड को दो भागों में बांटा गया है। तो आप लिख सकते हैं द्रव्य को दो भागों में बांटा गया है। द्रव्य को दो भागों में बांटा गया है। बांटा गया है। फ्लूइड डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स। लिख सकते हो फ्लूइड डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स। डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स। ठीक? देखो, ठोस किसे कहते हैं ये तो हम बता देंगे। ठोस का मतलब आप थोड़ा सा समझ ही गए होंगे कि ठोस किसे कहते हैं, तो थोड़ा सा अंदाजा लग जाता है कि जो चीजें दबे नहीं क्या कहलाती हैं? ठोस कहलाती हैं। फ्लूइड किसे कहते हैं? द्रव्य किसे कहते हैं? तो ऐसी चीजें जो बहें, ऐसी चीजें जिनमें बहने का गुण पाया जाता है क्या कहलाती हैं? द्रव्य कहलाती हैं। तो लिख सकते हो यहां पहले, चलो मैं इसको लिख लिया कि दो भागों में बांटा गया है। तो इनमें दो भागों में पहला क्या है? ए नंबर है आपका लिक्विड। क्या है? लिक्विड। लिक्विड मतलब तरल, या आप इसी को क्या कह सकते हो? तरल या द्रव। क्या कहते हो? बी नंबर क्या है? गैस। ठीक है? तो अब मैं आपको फ्लूइड की डिफिनीशन लिख रहा हूं, तो आप उसको पहले देख लीजिए कि फ्लूइड किसे कहते हैं। द मैटर which have ability to flow is known as fluid. is known as fluid. ठीक है? द्रव्य। क्या लिखोगे? जिन पदार्थों के पास बहने का गुण होता है। किसका? बहने या प्रवाह का गुण होता है। का गुण होता है, द्रव्य कहलाता है। द्रव्य कहलाता है। ठीक है? तो हम लोग क्या करते हैं, इसको द्रव्य को द्रव्य ना लिख करके हम कह देते हैं कि पदार्थ की तीन अवस्थाएं होती हैं। कितनी अवस्थाएं होती हैं? पदार्थ की तीन अवस्थाएं होती हैं। लेकिन रियलिटी में क्या है? पदार्थ को दो भागों में बांटा गया। कितने भागों में? दो भागों में। पहला क्या है? ठोस। दूसरा क्या है? द्रव्य। फिर द्रव्य को जो है दो भागों में बांटा गया है। कितने भागों में? दो भागों में बांटा गया है। पहला क्या है? लिक्विड। दूसरा क्या है? गैस। अच्छा, द्रव्य किसे कहते हैं? फ्लूइड का मतलब होता है कि ऐसी चीज जो क्या कह सके, जो बह सके। ऐसी चीज जो बह सके क्या कहलाती है? द्रव्य कहलाती है। यानी कि द मैटर व्हिच हैव एबिलिटी टू फ्लो, जिसके पास बहने का क्या हो? सामर्थ्य हो, जो बह सके, वो क्या कहलाती है? द्रव्य कहलाती है, फ्लूइड कहलाती है। नोट करो।
अब देखिए ये तो बात हो गई थी कि पदार्थ को कितने भागों में बांटा गया। अब क्या लिखेंगे, पदार्थ को विशेषताओं के आधार पर कितने भागों में बांटा गया। तो लिखेगा पदार्थ की विशेषताओं के आधार पर, विशेषताओं के आधार पर 3 भागों में बांटा गया। 3 भागों में बांटा गया है। According to the properties of matter, it divided into 3 parts. First is solid, मतलब ठोस। सेकेंड इज लिक्विड, सॉलिड स्टेट, ठोस अवस्था। सेकेंड इज लिक्विड स्टेट, लिक्विड स्टेट को क्या कहते हैं, तरल अवस्था। यही कहते हैं तरल अवस्था या द्रव अवस्था, जो भी लिखना चाहो, द्रव अवस्था। अगला क्या होता है, तीसरा गैसियस स्टेट, गैसीय अवस्था। ठीक है, कितने भागों में बांटा गया है, 3 भागों में। कौन कौन से, ठोस, द्रव, गैस। ठीक है, यदि ये लिख गया हो तो अब हम इसको बोर्ड को 3 भागों में बांटेंगे। कितने भागों में बांटेंगे, 3 भागों में, ठोस में, द्रव में और गैस में। हटा देते हैं इसे। ठीक, लिखो सॉलिड यानी ठोस, फिर लिक्विड मतलब द्रव, और ये गैस यानी कि गैस। 3 भागों में बांट लो। ठीक है, अब इनको जो है क्या लिखोगे, पहला कि ठोसों का आकार क्या होता है, निश्चित होता है। ठोसों का आकार क्या होता है, निश्चित होता है। तो लिख लो, इनका आकार निश्चित होता है। ये लिख लो, आकार निश्चित होता है। इनका आकार निश्चित होता है, निश्चित होता है। इनका आकार निश्चित नहीं होता है। इनको जिस बर्तन में रखेंगे यह उसी का आकार क्या कर लेगा, ग्रहण कर लेगा। ठीक है, नहीं समझ में आया। दूसरा है, मतलब इसी में पहला, इनका आकार अनिश्चित होता है। क्या होता है, अनिश्चित होता है। इसका भी क्या होता है, आकार अनिश्चित होता है। इनका आकार अनिश्चित होता है। क्या होता है, अनिश्चित
होता है। लेकिन सॉलिड का क्या होता है, इनका आकार क्या होता है, निश्चित होता है। क्लियर कि कुछ और दिक्कत है? नहीं। ठीक है, अगला क्या है, दूसरा है इसका आयतन निश्चित होता है। इसका आयतन क्या होता है, निश्चित होता है। निश्चित होता है, इनका आयतन निश्चित होता है। लेकिन इनका आयतन निश्चित नहीं होता है। इनको जिस बर्तन में आप रखोगे उसी के आयतन में ये लोग क्या हो जाएंगे, ढल जाएंगे। ठीक है, इसका आयतन क्या होता है, निश्चित होता है। बात समझ रहे हो? जैसे आपने लकड़ी का डस्टर आता है ना, जैसे तो डस्टर को चाहे जो कुछ करो उसका आकार क्या रहेगा, निश्चित रहेगा। लेकिन पानी को आप ग्लास में रख दो तो क्या हो जाएगा, ग्लास के जैसे पानी हो जाएगा। भगोने में रख दोगे तो भगोने की आकृति ले लेगा। ठीक है, तो इनका आयतन निश्चित रहता है लेकिन इनका आयतन निश्चित नहीं रहता। तो लिखो, इनका आयतन निश्चित नहीं होता। इनका आयतन निश्चित नहीं होता है, नहीं होता है। इनका भी आयतन निश्चित नहीं होता है। इनका आयतन निश्चित नहीं होता है, नहीं होता है। क्लियर? तीसरा, इनके मध्य अंतरा आणविक बल प्रबल होता है। क्या होता है, प्रबल होता है, मतलब स्ट्रांग होता है। इसका क्या है, इनके मध्य अंतरा आणविक बल, अंतरा आणविक बल क्या होता है, अंतरा आणविक बल दुर्बल होता है, वीक होता है, दुर्बल होता है यानी कि वीक होता है। इनके लिए क्या होता है, इनके मध्य अंतरा आणविक बल, अंतरा आणविक बल ठोस की अपेक्षा कम, ठोस की अपेक्षा कम तथा गैस की अपेक्षा अधिक होता है, अधिक होता है। क्लियर कि नहीं? हो गया? कि कुछ और? अगला है चौथा, ये असंपीड्य होते हैं। क्या होते हैं, लिखो, ये असंपीड्य होते हैं। असंपीड्य का मतलब क्या होता है, नॉन कंप्रेसिबल, नॉन कंप्रेसिबल मतलब जिन्हें दबाया नहीं जा सकता, ये असंपीड्य होते हैं, इन्हें दबाया नहीं जा सकता है। इनके लिए भी क्या है, यह भी असंपीड्य होते हैं। क्या होते हैं, असंपीड्य होते हैं। असंपीड्य का मतलब क्या है, इन्हें में दबाया नहीं जा सकता।
लेकिन गैस के लिए क्या है, यह संपीड्य होते हैं। क्या होते हैं? यह संपीड्य होते हैं, मतलब इन्हें क्या किया जा सकता है, दबाया जा सकता है। यानी कि ये क्या होते हैं, संपीड्य का मतलब कंप्रेसिबल, दबाया जा सकता है, कंप्रेसिबल। ठीक है, ये भी कैसे होते हैं, नॉन कंप्रेसिबल होते हैं, असंपीड्य होते हैं। ठीक है, इनका आकार क्या होता है, निश्चित होता है, आयतन निश्चित होता है, अंतरा आणविक बल सबसे अधिक लगता है। क्या होते हैं, असंपीड्य होते हैं, मतलब नॉन कंप्रेसिबल होते हैं। इनका आकार क्या होता है, अनिश्चित होता है। इनका आयतन भी अनिश्चित होता है। अंतरा आणविक बल ठोस से ज्यादा लगेगा, लेकिन गैस से क्या लगेगा, कम लगेगा। और ये भी क्या होते हैं, असंपीड्य, यानी कि नॉन कंप्रेसिबल होते हैं। ठीक है, उनका गैस का क्या होता है, गैस का साइज कोई मतलब निश्चित नहीं होता है। इनका आयतन निश्चित नहीं होता है। इनके मध्य अंतरा आणविक बल बहुत ही कम लगता है और यह संपीड्य होते हैं। ठीक है, अगला लिखो, इनके कण बहुत पास पास होते हैं। इनके कण बहुत पास पास होते हैं, पास पास होते हैं। ठीक है, लेकिन गैस के अणु क्या होते हैं, बहुत दूर दूर होते हैं। लिख लो, गैस के अणु बहुत दूर दूर होते हैं। पांचवा, इनका क्या है कि इन द्रवों के अणु या द्रवों के कण ना तो बहुत पास होते हैं, और ना ही बहुत दूर होते हैं। क्लियर, कोई दिक्कत? तो ये चीजें थी। ठीक है, अब इसका थोड़ा सा मैं फिगर बना दूं, तब तक आप इसे नोट कर लो। नोट कर लियो, चलो हटा देते हैं इसे। जैसे कि मैं यहां पर देखो तो ये रहा आपका, ठीक है, इसके जो अणु हैं बहुत पास पास हैं, दिख रहा है, बहुत पास पास हैं। तो ये क्या हो जाएगा, ये ठोस हो जाएगा। क्या हो जाएगा, क्योंकि इसके अणु बहुत पास पास हैं, इसका आयतन निश्चित है। ठीक है, इसको मतलब जितना माप पहले था उतना ही अभी भी है। ये तो ये क्या हो गया, सॉलिड हो गया। क्या हो गया, सॉलिड, यानी कि ठोस हो गया। ठीक है, अब देखो, जैसे कि ये आपने क्या भर दिया, मान के चलो कि पानी भर दिया। क्या भर दिया, पानी भर दिया। तो इनके जो अणु रहेंगे थोड़ा सा दूर दूर रहेंगे। कैसे रहेंगे, थोड़ा सा दूर दूर रहेंगे। तो ये क्या हो जाएंगे, लिक्विड। क्या हो गया, इनके अणु कैसे हैं, तो इससे दूर दूर हैं। और ये आपका क्या हो गया, गैस। इसके अणु बहुत दूर दूर होते हैं, इसके अणु पास होते हैं, लेकिन सॉलिड के अणु बहुत ज्यादा पास होते हैं, बहुत ज्यादा पास होते हैं।
इनको यदि पानी को यदि आप ग्लास में रख लो, एक गिलास में ले लो तो गिलास के आकार का बन जाएगा, यदि बोतल में ले लो तो बोतल के आकार का हो जाएगा, यदि भगोने में रख दो तो भगोने के आकार का हो जाएगा। क्लियर है? देखो तापमान बढ़ाने पर क्या होता है, एक नोट डाल के लिखो, तापमान बढ़ाने पर पदार्थ के कणों के मध्य लगने वाला अंतरा आणविक बल क्या होता है, कम होता है। ठीक है, यानी कि लिख सकते हो विद इंक्रीज इन टेम्परेचर, the intermolecular forces between the matter of particles will decrease, क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा। डिक्रीज का मतलब कम हो जाएगा। ठीक है, तो यानी कि जैसे ही आप इसको क्या करोगे, गर्म करोगे, तो इनके अणुओं के मध्य जगह बढ़ती जाएगी। क्या होती जाएगी, जगह बढ़ती जाएगी। इनके भी मध्य क्या होगी, जगह बढ़ती जाएगी। तो देखो जैसे ये सॉलिड को हमने गर्म किया, तो इनके जब गर्म करेंगे तो इनके अणुओं के मध्य क्या होती जाएगी, जगह बढ़ जाएगी। यानी कि अंतराणविक बल क्या हो गया, कम हो गया। जगह बढ़ने का मतलब क्या हुआ, अंतराणविक बल क्या हुआ, कम हो गया। जब अंतराणविक बल आपका कम हो जाएगा तो इसका मतलब क्या बन जाएगा, लिक्विड बन गया। क्या बन गया, लिक्विड। अब फिर जब और आगे गर्म करेंगे तो क्या बन जाएगा, गैस बन जाएगा। बात समझ में आई? तो ये चीजें थी। ठीक है, ये आपका स्टेट ऑफ मैटर खत्म हुआ। इसके बाद हम इस पर देखेंगे पदार्थ का जो है, पदार्थों पर टेम्परेचर का क्या प्रभाव पड़ता है। ठीक है, मिलते हैं कल अगले लेक्चर में। थैंक यू वेरी मच।